हेलो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम टू एनवी लर्निंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, चलिए तो आज हमें पढ़ना है क्या? आज डाइजेशन का आज हम लेक्चर नंबर 7 पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 7 उसमें हमें पढ़ना है, आज पढ़ेंगे हम गैस्ट्रिक ग्लैंड और इंटेस्टाइनल ग्लैंड। चलिए उससे पहले आज है 5th ऑफ सितंबर है आज, मीन्स आज है टीचर्स डे। ठीक है, सो हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ द टीचर इन द वर्ल्ड। ठीक है, और मेरे तरफ से, और देखिए ये मैंने यहाँ लिख दिया है। और टीचिंग स्किल है तो सारे टीचर्स को मेरे तरफ से टीचिंग के लिए बहुत ज़्यादा विशेज़ है, गुड विशेज़ है। और ये मेरा पहला टीचर्स डे होगा जो ऑनलाइन होगा। मैं पढ़ा रही हूँ, ऑफलाइन पढ़ा रही हूँ, बट 2-3 सालों से, बट टीचिंग स्किल जो यूट्यूब चैनल का है वो मेरा पहला है। सो आप लोग देख लो, और जो टीचर्स ये मेरा वीडियो देख रहे हैं उन सबको हैप्पी टीचर्स डे। ठीक है, चलिए हम आज शुरू करेंगे अपना लेक्चर करेंगे क्या हमारा, जो हमने पैनक्रियाज तक पढ़ लिया था। पैनक्रियाज में हमने लास्ट ही पढ़ा था और कुछ क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, पैनक्रियाटिक ग्लैंड तक हमने पढ़ लिया था। अब हमें पढ़ना क्या है? हमें पढ़ना है अब गैस्ट्रिक ग्लैंड और इंटेस्टाइनल ग्लैंड। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना गैस्ट्रिक ग्लैंड से। ठीक है, चलिए ठीक है, हेडिंग डालिए गैस्ट्रिक ग्लैंड। ओके, और ये ड्रॉ करना है। चलो, ये काफ़ी छोटा है तो आपको दिख नहीं रहा है। चलो, हो गया। अब देखिए, ये हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड हमें पढ़ना है। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड मतलब जो गैस्ट्रिक जूस हमारा रिलीज करे। जो गैस्ट्रिक जूस मतलब जो स्टमक से जो जूस रिलीज होती है उसे हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, उसको गैस्ट्रिक जूस बोलती है, और जो ग्लैंड रिलीज करता है उस ग्लैंड को बोलते हैं हम गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक का मतलब ही होता है स्टमक। ठीक है, चलो अब देखो, ये मैंने आपको तीन बनाया है। सो आपको अभी पता चल रहा होगा कि ये कुछ है। ठीक है, देखो इसको मैं बता रही हूँ। फर्स्ट वाला जो ये है इसको बोलते हैं म्यूकस नेक सेल। अब देखो, म्यूकस नेक सेल ये आपको नेक के रीजन में प्रेजेंट है, इसलिए इसको हम बोलते हैं म्यूकस नेक सेल। ठीक है, चलिए ये वाला जो है इसको बोलते हैं पेराइटल। ठीक है, सेल।
इसको बोलते हैं पैराइटल सेल, रेड से लिख लो, कुछ नहीं होना, इसको बोलते हैं पैराइटल सेल, ठीक है। और इसका एक और नेम है, इसको ऑक्सिनेटिक सेल भी बोलते हैं, OXYNIT, ऑक्सिनेटिक सेल, ठीक है। चलो अब देखिए, अब ये वाला जो है इसको हम पेप्टिक सेल बोलते हैं, पेप्टिक सेल, ठीक है। चलो ये तीनों लर्न कर लीजिए, और इस तीनों को अब हमें अलग अलग करके डिस्टिंग्विश करके पढ़ना है। अब इसके हम डिस्टिंग्विश करके पढ़ना है। अब आपको ये दिख रहा होगा ये 3 लाइन, तो उसको क्या बोलते हैं, इसको जी सेल बोलते हैं, जी सेल, ठीक है। चलो ठीक है, ये नोट कर लो, फिर हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे। नोट कर लीजिए, आप फिगर नोट कर लो। चलो हो गया। ये पेप्टिक सेल आपको दिख नहीं रहा है, यहाँ पे लाइट पड़ रही है ना, सो मैं इसको दोबारा से लिख देती हूँ। चलो ये ऑक्सिनेटिक सेल है, ठीक है, ये वाला है। अब हेडिंग डालिए, सबसे पहले ऊपर फर्स्ट पढ़ेंगे हम लोग म्यूकस सेल, ठीक है। ये लिख लो, ये ऑक्सिनेटिक सेल और पैराइटल सेल, ये दोनों एक ही का नाम है। पेप्टिक सेल का भी बहुत सारा नाम होता है, बट हम जैसे इसका अलग पढ़ेंगे ना, तो उसमें मैं लिखा दूंगी इसको जाइमेजेनिक सेल भी बोलते हैं, इसको चीफ सेल भी बोलते हैं। तो अगर लिखना है तो यहीं पे लिख लो, इसको चीफ सेल भी बोलते हैं। चलिए ठीक है, सबसे पहले हेडिंग डालिए ऊपर, म्यूकस नेक सेल, म्यूकस नेक सेल, म्यूकस नेक सेल। यहाँ पे लिखिए नंबर 1, म्यूकस नेक सेल, ओके। ये हो गया चीफ सेल और जाइमोजेनिक सेल। पहले ये लिख लो, लिख लीजिए आप, फिर हम उसके बाद करेंगे। चल हो गया, लिखिए आप, ये मिटा दो पेप्टिक सेल। चलो सबसे पहले लिखो म्यूकस में क्या लिखना है हमें, लिखो इट रिलीज 1 to 3 millimeter thick layer of mucus। ये है जो 1 से 3 मिलीमीटर मोटा, मतलब थिकनेस का मतलब क्या होता है, मोटापा ना। जैसे कि मान लो कि इतना मोटा होगा, इतना मोटा होगा, ये जैसे ये वाली है ना हमारी मोटापा, ये मोटापा इतना मोटा लेयर ये म्यूकस का रिलीज करता है। ये म्यूकस नेक सेल वो क्या करता है, विच प्रोटेक्ट स्टमक, which protect stomach from HCl and proteolytic cell and proteolytic cell। देखिए क्या लिखा हुआ है कि ये तो थिकनेस वाला आपको समझ आ गया। और ये क्या करता है, म्यूकस हमारा क्या करता है, वो एक परत जैसे जम जाती है, ठीक है। एक परत जैसे होता है ना कि आप ये वाला जो लुब्रिकेशन करते हो, या फिर जैसे कि
कोई टायर होती है, ट्यूब होती है, उसके ऊपर ना तेल लगाते हैं, तेल ताकि उसके ऊपर जंग ना लगे, क्योंकि वो आयरन की चीज़ है, आयरन स्टील की है। अगर आप उसको लुब्रिकेशन मतलब उसके ऊपर कवर नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा ना कि वो इस पर जंग लग जाएगी। तो ऐसा ही है कि एक इस स्टमक है, स्टमक का लेयर है, उस स्टमक के लेयर पे अगर म्यूकस नहीं होगा, म्यूकस कोटेड नहीं होगा ना, तो HCl उस पर अटैक कर, जैसे हमारे पेट में गैस कब बन जाता है, जैसे नहीं बोलते गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक हो जाता है, गैस्ट्रेशन किसी को हो जाती है, तो वो होते हैं ना जब हम एक्सेस HCl रिलीज होती है हमारे स्टमक में, जब हम कोई भी चीज़ मतलब चिली थिंग्स मतलब खाना खाते हैं, कोई भी तेल पक वाला, या फिर क्या बोलते हैं बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा तीखा, तो उससे क्या हो जाता है कि हमारे पेट में हो जाता है, और पेट में जाने के बाद क्या होता है ना कि HCl तो हमेशा सिक्रीट होती रहती है। HCl सिक्रीट किससे होती है, देखिए अब यहाँ पे पैराइटल सेल है, ये सारे के सारे ये गैस्ट्रिक ही है ना, गैस्ट्रिक ग्लैंड है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड किस में होगा, स्टमक में, ये एक स्टमक के लेयर से ही बनता है, ठीक है। ये एक फोल्ड होता है, उसी से एक स्टमक का फोल्ड हो जाएगा एक लेयर, उसी लेयर से ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बनते हैं स्टमक के अंदर, तो उसी में है पेप्टिक सेल है जो HCl रिलीज करती है, सिक्रीट करती है। तो HCl सिक्रीट तो हमेशा होता रहेगा, और जैसे हम वो खाते हैं ना, तो खाना के साथ वो एक्सेस HCl को सिक्रीट कर देता है, और एक्सेस HCl सिक्रीट कर देते हैं, और जब हम नहीं खाते खाना फिर भी हमें गैस बनता है। उस टाइम कैसे गैस बनता है, तो उस टाइम देखो आपका हमारे पेट में तो HCl कंटिन्यू सिक्रीट हो ही रही है ना, कि उसका आप खाओ नहीं खाओ उससे उसको मतलब नहीं है। यही है एक रीज़न, ये है कि आप जितना खाओगे उतना ज़्यादा HCl सिक्रीट होगा, क्योंकि खाने के अकॉर्डिंग बढ़ जाएगा। लेकिन नहीं खाते हो, जैसे फास्टिंग में रहते हो, उस टाइम पे भी HCl सिक्रीट होती है, तो उस टाइम अब देखो वो HCl तो सिक्रीट हो रही है पेट में, वो जगह है वहाँ पे तो HCl आ ही रहा है, और वहाँ पे खाना तो मिल नहीं रहा है ना, और खाना नहीं मिल रहा है लेकिन HCl सिक्रीट तो हो ही रहा है, और वो इसी की वजह से वो HCl हमारे पेट में जहाँ पे सिक्रीट होकर स्टोर होकर रखा हुआ है, और उसको किसी चीज़ को ब्रेक डाउन का फंक्शन के लिए मिल नहीं रहा है। HCl मेन फंक्शन क्या करता है, वो ब्रेक डाउन करता है खाने को, स्प्लिट मतलब ब्रेक डाउन करता है, डाइजेस्ट करता है। तो डाइजेशन के लिए उसको खाना मिल नहीं रहा है, तो वो क्या करता है, वो डायरेक्ट हमारे सेल पे अटैक कर देता है, ठीक है। अब सेल पे अटैक कर देगा, जो स्टमक का जो सेल है उसी में। तो आप सुनते होंगे कि कभी कभी किसी को ना अल्सर हो जाता है, अल्सर मतलब पेट में घाव, तो वो डॉक्टर के पास जाता है, आपको उसका पेट में आपको बाहर से पता नहीं चलेगा, आपको बाहर से ऐसा लगेगा ना पेट में बहुत दर्द हो रहा है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो उसमें डॉक्टर आपको फिर बताता है कि आपके पेट में ना अल्सर हो गया है, मतलब घाव हो गया है, उसको ऑपरेशन करके ठीक करना पड़ेगा, या फिर दवा देता है। तो किसी कोई अगर थोड़ा पे हो तो उसको दवा खाते हैं तो सूख जाता है, जैसे कि पैरासीटामोल वगैरह जो होता है, पेंटिड वगैरह होता है, वो खाते हैं तो ठीक हो जाता है। तो वो तो थोड़ा सा में हो गया, बट क्या है कि पैरासीटामोल फीवर में खाते हो, वो उसके लिए नहीं खाते। घाव सूखने वाली जो दवा नहीं दे देता है, क्या बोलता है डॉक्टर कि आप ये घाव सूखने वाली दवा, आपको पता नहीं होता है, आप हॉस्पिटल जाते हो, वो डॉक्टर आपको पेट चेक करता है, आपको कुछ पता नहीं होता, आपको दवा देता है, तो आपको बोलता है कि खाइए ठीक हो जाइएगा, देखिए, तो वो खाते हो तो धीरे धीरे आपको क्या होता है ना, पेट में दर्द होना कम हो जाता है। तो पेट में दर्द होना इसलिए कम हो जाता है ना, क्योंकि आपका वो जो पेट में अल्सर हो गया है, पेट में जो जख्म हो जाता है, वो ठीक होने लगता है, फिल होने लगता है, भरने लगता है। तो वो अल्सर एसिड के एक्सेस यूज करने की वजह से, कि एसिड को खाना मिला नहीं, और खाना नहीं मिलता उसकी वजह से वो काम तो कर ही रहा है ना। देख लो, एक ये हमारा स्टमक है, तो वही है, अगर देखो वो तो काम, ये हमारा स्टमक है, मान लो जैसे मैंने बताया था कि ये हमारा स्टमक है, ये स्टमक है, ठीक है। चलो, और ये वाला सेल है जो, ये ऐसे वाला जो मैंने अंदर बताया था रफेज वाला, उस सेल तो अब सिक्रीट तो कर ही रही है। अब इसमें कोई खाना है नहीं, हाँ, इसमें आपके पेट में खाना तो है नहीं। ये मान लो कि ये आपका थोड़ा सा खाना था तो वो डाइजेस्ट हो गया, अब बिल्कुल खाली है, हल्का सा खाली है, लेकिन HCl तो सिक्रीट हो ही रही है ना इसमें से, हाँ, HCl सिक्रीट हो गया, इसमें स्टोर हो गया, अब इसमें बहुत सारा HCl स्टोर हो गया, लेकिन इसके पास डाइजेस्ट करने के लिए कुछ है नहीं, तो ये क्या करेगा, ये आपस में इसी के अंदर रह जाएगा। इसी के अंदर रहने की वजह से क्या होगा कि आपको, अब ये तो स्टोर हो गया, अब ये क्या करेगा, अभी खुद ही के सेल पे अटैक करना स्टार्ट कर देगा। अब यहाँ पे इसको किसी न किसी फॉर्म में टूटना ही है, हाँ, क्योंकि अभी अपने आप को, तो अब ये क्या करेगा कि आपके सेल को ही तोड़ना स्टार्ट कर देगा, इसी सब पे अटैक करना स्टार्ट कर देगा। तो मान लो इसी ऑर्गन पे आपको अटैक करना स्टार्ट कर दिया, तो इतना ऑर्गन क्या हो जाएगा, आपका घाव बन जाएगा ना, अल्सर हो जाएगा। तो इसी को पेप्टिक अल्सर बोलते हैं हम, ठीक है, इसको हम पेप्टिक अल्सर बोलते हैं, जो पेट में पेप्टिक अल्सर, इसको हम पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। अब इसी ऑर्गन पे HCl अटैक कर दी, और जिसकी वजह से ये अल्सर फॉर्म हो गया, तो इसको हम पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। अब ये देखिए, तो ये जो म्यूकस होता है, ये म्यूकस इसके ऊपर से ना, ये म्यूकस उसको पेप्टिक अल्सर होने से बचाता है। कैसे बचाता है कि ये प्रोटेक्ट करता है स्टमक को फ्रॉम HCl से, और प्रोटियोलाइटिक सेल, प्रोटियो मतलब प्रोटीन को तोड़ने वाले सेल से, प्रोटीन, HCl ही प्रोटीन को तोड़ता है, तो दोनों का काम मतलब एक ही हुआ कि प्रोटियोलाइटिक सेल
अल्सर मतलब ये जो है अब प्रोटीन को तोड़ने वाले सेल मीन्स एसिडिक सेल और HCl, ये दोनों से प्रोटेक्ट करता है। कैसे? अब ये है, मान लो ये पतला सा था, अब यहाँ पे क्या आ जाएगी, अब हमारी एक नई सी, ये तो समझ गए यहाँ पे हल्का सा था, अब लेकिन यहीं पे देखो कि एक अपने म्यूकस, ये म्यूकस नेक सेल ने क्या करा, म्यूकस सीक्रेट करी। अब म्यूकस सीक्रेट करेगी तो ये वाली पोर्शन, अंदर वाली पोर्शन क्या हो जाएगी, अब न्यू रहेगी। जब मान लो जब हमारी ये वाली पोर्शन ऐसे थी, स्टमक थी, ऐसे स्टमक थी, अब HCl आया, HCl तो अपना फंक्शन कर ही रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है, बट पेप्टिक सेल क्या करता है ना, एक एक्स्ट्रा म्यूकस, इतना मोटा सा लेयर बना देता है, ठीक है, ये म्यूकस लेयर बना देता है, ताकि है ना कि HCl अब इस पे अटैक भी करेगा तो सबसे पहले किस पे अटैक करेगा, ये म्यूकस को। अब म्यूकस को पेनिट्रेट करते करते तब तक उसका टाइम खत्म हो जाएगा, तो वो स्टमक के लेयर पे अटैक नहीं कर पाएगा, डायरेक्टली वहां पे अटैक नहीं कर पाएगा। बैन मतलब दोनों के बीच में ना ऐसे बंद हो गया, दोनों के बीच में ना एक दीवार नहीं होता, दीवार के जैसे कुशन जैसे हेल्प कर रहा है, कि ताकि ये इसके स्टमक के लेयर को बचाने के लिए ये म्यूकस अपने आप को लगा दिया है, ये पेप्टिक अल्सर, ये म्यूकस नेक सेल म्यूकस लगा दिया है, ये मोटा सा लेयर लगा दिया है ताकि डायरेक्टली HCl इस पे अटैक ना करे, ठीक है, तो ये प्रोटेक्ट करता है, ऐसे ही समझ गए। चलिए नोट कर लो। चलो हो गया, समझ गए ये। चलिए अब सेकंड लिखिए, पेप्टिक सेल। सेकंड का नाम लिखिए पेप्टिक सेल। ठीक है, इसको बोलते हैं, अभी मैंने बताया था इसका, इसको बोलते हैं चीफ सेल, ठीक है, और इसको जाइमोजेन भी बोलते हैं। जाइमोजेन उसे बोलते हैं ना जो इनएक्टिव प्रोटीन का फॉर्म होता है ना, उसको जाइमोजेन बोलते हैं, तो इसको जाइमोजेन भी बोलते हैं। देखिए हो गया। चलो अब देखो, सबसे पहले इसका लिखा हुआ है इट इज मैक्सिमम इन नंबर, आपको देखने से ही पता चल रहा होगा, देखो बोल रहा है इट इज मैक्सिमम इन नंबर। देखो सबसे ज्यादा यही होता है, देखो इतना मैंने इतने वाले पोर्शन में आपको क्या बनाया, इतने वाले पोर्शन में मैंने पेप्टिक सेल बनाया, तो सबसे ज्यादा नंबर में यही होता है। हाँ, और ये क्या करता है, इट सिक्रीट इनएक्टिव डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है, ये इनएक्टिव मतलब ये इसका जो एंजाइम्स होता है वो डाइजेस्टिव एंजाइम जो होता है, हाँ ये इनएक्टिव है ना, जो इनएक्टिव होता है मतलब एक्टिव फॉर्म में नहीं ये करता है, ठीक है, इट सिक्रीट इनएक्टिव प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं जाइमोजेन्स, ठीक है। ये जो है सिक्रीट करता है इनएक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोटीन का जो डाइजेशन करने वाली, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाली एंजाइम्स है इनएक्टिव फॉर्म वाली, उसको ये सिक्रीट करता है, ठीक है। चलो उसको जाइमोजेन्स बोलते हैं। अब देखो इसमें कौन कौन सा एंजाइम सिक्रीट करता है वो ले लो, अब यहाँ पे आ जाएगा, एक दो तो आ ही जाएगा, लिखो। चलो नंबर 1 पे लिखिए पेप्सिनोजेंस, ठीक है, पेप्सिनोजेन। 2 में लिखो प्रोरेनिन, ठीक है, नंबर 1 में पेप्सिनोजेंस, 2 में प्रोरेनिन। हाँ, अब थर्ड लिखिए, यहाँ पे लिखो थर्ड गैस्ट्रिक लाइपेज, ठीक है, चलो समझ गया। चलिए देखो आपको ये पेप्सिनोजेन है जो हमारा इनएक्टिव फॉर्म है, इस पे क्या होता है ना, आगे जाके पढ़ोगे डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, जैसे हमें डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में पढ़ना है, डाइजेशन टॉपिक आएगा तो उसमें डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, डाइजेशन ऑफ फैट हम पढ़ेंगे ना, तो उसमें देखिए उसमें आपको लिखा होगा डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, जब पढ़ोगे तब देखोगे आप लिखा पेप्सिनोजेन इनएक्टिव फॉर्म है, इसका एक्टिव फॉर्म पेप्सिन आता है। वो पेप्सिन कैसे बनता है, जब इस पे HCl इफेक्ट करता है, HCl के अटैक करने पे मतलब HCl के प्रेजेंस में पेप्सिनोजेन कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन
पेप्सिन में। तो ये हमारा इनएक्टिव फॉर्म है और इसका एक्टिव फॉर्म पेप्सिन बनेगी, ठीक है। और प्रोरेनिन क्या करता है, ये जो हमारा है ना, ये डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन, ये बच्चों में पाया जाता है, ठीक है। ये मिल्क बच्चों में ये प्रेजेंट होता है, इन्फेंट प्रोटीन, इसको हम इन्फेंट प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। और ये जो गैस्ट्रिक लाइपेज का मतलब क्या हो गया, लिपिड, और गैस्ट्रिक मतलब डाइजेशन, मतलब स्टमक के गैस्ट्रिक ग्लैंड से होगा तो वो गैस्ट्रिक लाइपेज बोलते हैं, ठीक है। चलो नोट कर लीजिए इतना। चलो, और हाँ, इसको देख के ही आपको पता चल रहा है ना कि देखो ये दोनों क्या है, ये दोनों प्रोटीन फॉर्म है, तो ये क्या होगा हमारा जाइमोजेंस, ये हमारा जाइमोजेन होगा। लेकिन ये क्या है, लाइपेज मतलब लिपिड फॉर्म है, तो ये जाइमोजेन नहीं होगी। ये तीनों पेप्टिक सेल रिलीज करती है, बट इस दोनों में से ये जो दोनों है 1 और 2, पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन, ये दोनों जाइमोजेंस है, बट ये हमारा जो गैस्ट्रिक लाइपेज है ये हमारा जाइमोजेंस नहीं है। चलो चलिए, हो गया। अब लिखिए थर्ड parietal cell. Third is parietal cell, इसी को बोलते हैं ऑक्सिनेटिक सेल। अच्छा, ठीक है। ये हमारा रिलीज करता है एक HCl, सेकेंड इज CIF। देखो CIF किसे बोलते हैं, कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर, इसका नाम सुना होगा आपने, कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर। देखो ये HCl है, कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर, ये क्या है, ये रिस्पॉन्सिबल फॉर विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन, विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में ये हेल्प करता है हमारा, ठीक है। चलिए बस इतना ही है, इसमें ये लिख लो, फिर आगे पढ़े। HCl तो पता ही है आपको, HCl आगे जाके हमारे प्रोटीन पेप्सिनोजेन को हमको पेप्सिन में कन्वर्ट करके देगी। चलो, और ऐसे ही बहुत सारे फंक्शन, उसको अलग से लिखना है, इसलिए मैंने छोड़ दिया उसको। चलो हो गया, चलिए फिर अब लिखो, हमारा एक बचा है G सेल, ठीक है। ये G सेल भी लिख लिया यहाँ पे, G सेल। G सेल होता है, G सेल का मतलब हुआ है ना, ये गैस्ट्रिक हॉर्मोन्स है। जी सेल मतलब गैस्ट्रिन सेल, जो आगे पढ़ोगे ना हार्मोनल, जो हार्मोनल कंट्रोल इन डाइजेशन में, ये पूरा चार्ट बना के मैं आपको दूंगी, बिकॉज अभी हमने किसी का भी नहीं पढ़ा है, हमें सबका पढ़ना है। हम क्या बोलते हैं ना, बकल कैविटी से लेकर इंटेस्टाइन तक, स्मॉल इंटेस्टाइन तक सारे का पढ़ना है, तो उसको मैं एक साथ बना दूंगी, तो उससे क्या होगा ना कि हर जगह से आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, ईजिली वे में याद कर लोगे, इसलिए उसको नहीं बनाया। बट यहाँ पे जी सेल है, तो गैस्ट्रिन सेल क्या होता है ये लिखो, इसको जी सेल का मतलब हुआ यहाँ पे गैस्ट्रिन सेल, गैस्ट्रिन सेल। ये रिस्पॉन्सिबल फॉर, इट इज responsible for hormonal बैलेंस, ठीक है, हार्मोनल बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हार्मोनल बैलेंस यहाँ पे लिख लीजिए, वो वाला तो चल ही नहीं रहा, ठीक है। हार्मोनल बैलेंस ऑफ किसका, हाँ गैस्ट्रिन का ना, हाँ हार्मोनल बैलेंस ऑफ
ऑफ गैस्ट्रिक सेल, ठीक है। हाँ, विच सिक्रेट यहाँ पे लिख लीजिए, विच सिक्रेट गैस्ट्रिक जूस। चलो हो गया। अब इस पर हमारा जो जो दिया था हमने पढ़ लिया। चलो ये वाला हमारा कंप्लीट हो गया। चलो समझ गए कि गैस्ट्रिन सेल है जो हार्मोनल बैलेंस कंट्रोल करता है। किसका हार्मोनल बैलेंस हमारा कंट्रोल करता है? ये गैस्ट्रिक सेल का। हाँ, विच सिक्रीट करता है क्या? गैस्ट्रिक जूस, जो स्टमक के से रिलेटेड जूस है उसको सिक्रीट करता है, उसी के हार्मोनल बैलेंस को कंट्रोल करता है, ठीक है। चलिए हो गया। चलिए हो गया। चलो सो ये हमारा कंप्लीट हो गया सेल सारे। इसको रब कर देती हूँ। अभी मैंने बताया आपको कि पैराइटल सेल है जो क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रेशन ऑफ विटामिन B12। तो अब देख लो कि विटामिन B12 सिक्रेट तो कर दिया, लेकिन उसका मेन फंक्शन क्या है हमारे लिए? हमें विटामिन B12 जो पढ़े हैं तो उसका कुछ किसी भी न किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ना उसकी। तो चलो लिखो विटामिन B12। चलो लिखिए, it is responsible for RBC maturation of RBC और RBC maturation दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। maturation of RBC मतलब रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल के मैचुरेशन के लिए विटामिन B12 बहुत ज़्यादा हेल्प करती है हमारी, मतलब रिस्पॉन्सिबल है। देखो जैसे कि इमेच्योर जब बच्चे होता है, छोटा रहता है, इमेच्योर RBC कैसा होता है? इमेच्योर RBC होती है हमारी, वो न्यूक्लिएटेड होती है ना, सर्कुलर और स्फेरिकल और न्यूक्लिएटेड, ठीक है। ये स्फेरिकल हो गई, ये स्फेरिकल हो गई, और ये एन बीच में न्यूक्लिएटेड है, ठीक है। ये क्या है? ये इमेच्योर है। इमेच्योर में क्या है? ये सर्कुलर, स्फेरिकल लिखो, ये स्फेरिकल और न्यूक्लिएटेड, न्यूक्लियस, ठीक है। हमारी जो मैच्योर RBC जो होती है उसमें न्यूक्लियस नहीं होती है ना, वो इन्यूक्लिएटेड होता है, तो इसीलिए यहाँ पे लिख लीजिए न्यूक्लिएटेड, ठीक है। अब देखो क्या होगा, इस पे हम विटामिन B12 का वर्क करेगी। विटामिन B12, अब विट B12 भी लिख सकते हो। अगर ऐसा इसके जगह पे अगर आपको ये लिखा रहे तो ये भी इसका मतलब सेम ही होता है। विटामिन का शॉर्ट फॉर्म है VIT, ठीक है। देखो तब ये क्या बना देगा हमारा, ऐसा ये होता है ना, बाई कनकेव शेप का रहता है हमारा। कनकेव शेप का होता है ना, बाई कनकेव शेप का, ये हमारा मैच्योर RBC है। ये मैच्योर RBC है, ठीक है। इन्यूक्लिएटेड, मतलब विदाउट न्यूक्लियस, ठीक है। चलो ये जो रेड वाला मैंने लिखा है ये हेमोग्लोबिन है, हेमोग्लोबिन, ठीक है, HB। अब देखो ये मैच्योर है तो इसका साइज क्या है? बड़ा है, तो इसको लिखिए लार्ज साइज, और ये क्या है? छोटा है तो स्मॉल साइज,
ठीक है, समझ गए। अब आपके क्वेश्चन दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा कि ये न्यूक्लियस से मतलब न्यूक्लिएटेड से न्यूक्लिएटेड क्यों बनता है। अब इसका रीज़न बताइए। न्यूक्लिएटेड ये रीज़न इसलिए बनता है ना क्योंकि ये इसका मेन फंक्शन क्या है, हेमोग्लोबिन को ऑक्सीजन को कैरी करना। इसका मेन फंक्शन यही है ना कि ऑक्सीजन को कैरी करना। ये आरबीसी हमारे ब्लड से ऑक्सीजन लेके जाती है टिश्यू तक, टिश्यू से फिर वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से CO2 निकाल के वापस करती है ट्रांसफ़र के लिए। तो जितना ज़्यादा इसमें स्पेस रहेगा, उतना ज़्यादा इसके लिए बेनिफिशियल है ना कि उतना ज़्यादा ऑक्सीजन को कैरी करेगा और उतना ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट ज़्यादा करेगा। और यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, इसका अपने आप में एक न्यूक्लियस का साइज मैंने तो ये लिखवाया, लेकिन न्यूक्लियस का साइज एटम के अकॉर्डिंग तो वो 12 क्या होता है ना कि न्यूक्लियस का साइज जो होता है एटम का 1/15, मतलब एटम उस न्यूक्लियस के साइज के 10⁻15 गुना ज़्यादा बड़ा होता है। लेकिन है ना, एक उसका मेन सेंटर पे न्यूक्लियस है तो उतना स्पेस तो ऑक्यूपाई करके रख ही लिया हुआ है। तो ये हो जाता है, इसी के लिए इसका स्पेस ऑक्यूपाई ना हो पाए कि सारा का सारा स्पेस इसका काम में आ जाए। कि अगर इतना न्यूक्लियस है तो इतना साइज तो बेकार हो गया ना, इतना साइज कितना भी ऑक्सीजन कैरी करेगा तो क्या हो पाएगा ना, इतना में तो नहीं कर पाएगा इस वाले स्पेस में। तो इसीलिए इसको न्यूक्लिएटेड आगे जाके मेच्योर हो जाता है और न्यूक्लिएटेड बन जाता है ताकि उसका सारा का सारा साइज वो आराम से ऑक्यूपाई करके फंक्शन में लाए। अब ये क्वेश्चन है। और दूसरा देखो, ये वाला जो हमारा शेप है और इस वाले शेप में देखो ये कैसा शेप है, बाइकनकेव है, ऐसा मतलब डंबल जैसा शेप है। तो ये क्या होगा, हमारा अगर ट्यूब जो है, हमारा जो आर्टरीज और वेन जो है वो अगर वैसी शेप है, उसकी किसी भी शेप में फ्लो में जाएगी तो आराम से निकल जाएगा। हाँ, और इसका शेप कैसा है, एकदम सर्कुलर है ऐसा। मान लो कि अगर ये अंदर जाएगा और कहीं फंस जाएगी तो फिर इसको निकलने में प्रॉब्लम होगी ना। इसी की वजह से इसने अपना शेप भी कन्वर्ट कर लेता है। ये जब मैच्योर होता है तो ये अपना शेप को भी कन्वर्ट कर लेता है, बड़ा साइज से छोटा साइज बना देता है। बिकॉज बड़ा साइज एडजस्टेबल नहीं है ना, आर्टरीज वेन्स की साइज ही बहुत छोटी होती है और उसमें भी ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो ये ट्रांसपोर्ट में इसकी प्रॉब्लम होगी। इसके वजह से ये साइज भी छोटा कर लेता है और न्यूक्लियस भी हटा लेता है। समझ आ गया। चलिए, हर चीज़ के पीछे ना एक रीज़न है, बेमतलब का रीज़न से ना साइज नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला, ये जो हमारा डॉट डॉट दिख रही है हेमोग्लोबिन है। सो ये लिख लीजिए, यहाँ पे हेमोग्लोबिन है। ठीक है, इसको HB भी लिखते हैं, ये नहीं HB ऐसे लिखते हैं। ठीक है, हेमोग्लोबिन को शॉर्ट फॉर्म में हम HB भी लिखते हैं। ये आगे आप पढ़ोगे सर्कुलेशन में तो इसका आपको पता चलेगा कि इसका लाइफ कितना होता है। मैंने पहले ही डे बताया था कि हर 120 दिन के बाद ये क्या होती है, अपने आप को, मतलब इसका लाइफ साइकिल, लाइफ स्पैन है 120 दिन का। 120 दिन के बाद ये मर जाएगी, डेड हो जाएगी, और डेड होने के बाद ये ग्रेवयार्ड ऑफ द सेल किसे बोलते हैं, स्प्लीन। स्प्लीन में चली जाएगी और यहाँ पे मर जाएगी, फिर एक नया सेल जनरेट होगा, फिर एक नई RBC बनेगी। ठीक है, चलो चलो नोट कर लीजिए। चलो हो गया, देखो समझ आ गया ये। चलो, और अभी आपने एक डिजीज़ का नाम सुना होगा, पर्नीशियस अनीमिया। ठीक है, अनीमिया का नाम सुना है। जैसे कोई बोलेगा, अब लोग मतलब बोलता नहीं कि अनीमिया हो गया। अनीमिया मतलब होती है खून की कमी। ठीक है, और एक होती है वो, और खून मतलब क्या हुआ, आरबीसी का नॉन फंक्शनल हो गया, वही कैरी वैरी नहीं करेगी तो उसी की वजह से वो किसी चीज़ को ढोके नहीं ले जाएगी ऑक्सीजन इसको, और ट्रांसपोर्ट भी नहीं कर पाएगी, तो उसको हम अनीमिया बोलते हैं। हर एक होता है पर्नीशियस अनीमिया। ठीक है, तो वो कैसे होता है देखो, देखिए पर्नीशियस अनीमिया। अनीमिया, चलो पर्नीशियस अनीमिया ये कैसे होता है। हाँ, ये होता है, अभी हमने पढ़ा कि आरबीसी के मैच्योरेशन के लिए हमें क्या चाहिए, आरबीसी के मैच्योरेशन के लिए हमारा विटामिन B12 इफिशिएंट रोल निभाता है। अब देखो, अगर हम इमेजिन कर लो कि कि हमारे पास क्या बोलते हैं उसको, विटामिन B12 है ही नहीं, विटामिन B12 की एब्सेंस हो गई तो क्या हो जाएगा। अब लो, इन द एब्सेंस ऑफ विटामिन B12, देखो विटामिन B12 नहीं है मान लो तो क्या होगी, जो मैच्योरेशन वाली फंक्शन थी, मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी, वो नहीं हो पाएगी। सो
मैचुरेशन ऑफ आरबीसी नहीं होगी, मैचुरेशन आरबीसी मैच्योर नहीं होगा, तो आरबीसी मैच्योर नहीं होगा तो आरबीसी कैसा रह जाएगा, ऐसा ही कि एकदम लार्ज रहेगा, न्यूक्लिएटेड रहेगा, एबनॉर्मल साइज का रहेगा, क्योंकि नॉर्मल साइज तो उसका बाइकनकेव है ना। एबनॉर्मल इन द केस ऑफ मतलब उसके ट्रांसपोर्ट के लिए ले रहा है कि फ्यूचर में उसको काम करना है, उसके अकॉर्डिंग एबनॉर्मल साइज होगी ना इसका, एबनॉर्मल साइज का रह जाएगा। अब बल्कि तो है ही, एबनॉर्मल साइज का रह जाएगा। चलिए समझ गए। और ये जो हमारी एबनॉर्मल साइज है, लार्ज है, एबनॉर्मल साइज का, तब क्या होगा, अब इसका हम फ्यूचर में इसका कोई काम नहीं कर पाएंगे। तो अब देखो, आपने एक डिजीज़ सुना होगा ऑटो इम्यून डिजीज़, मतलब क्या होता है ऑटो इम्यून डिजीज़, किसे बोलते हैं, मीन्स सेल्फ वाली सेल, मतलब जैसे हमारा खुद का सेल खुद को मतलब घातक हो जाए, खुद के लिए घातक हो जाए, तो उसको हम ऑटो इम्यून डिजीज़ बोलते हैं, मतलब खुद पे अटैक कर देता है। तो देखो, इसका मेन काम था हमारे आरबीसी का कि वो बाइकनकेव शेप का हो जाए, जिसके वजह से न्यूक्लियस ना हो, जिसकी वजह से ज़्यादा CO2 को ट्रांसपोर्ट करेगी, तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। लेकिन हमारे अंदर आपको पता है ना कि मैक्रोफेजेस होती हैं। मैक्रोफेजेस क्या होती है, जो हमारे कि बाहर वाले एंटी एजेंट, जो बाहर से जो एजेंट हमारे बॉडी में घुस जाते हैं, घुस के जो हमें घातक, हमारे लिए घातक पहुँचाते हैं, तो उससे हमें बचाते हैं, है ना, हमारे मतलब कि मैक्रोफेजेस। तो क्या होगी, अब ये जो है लार्ज है, न्यूक्लिएटेड है, एबनॉर्मल है, भले ही हमारा आरबीसी है, हाँ ये हमारा, भले ही ये सारे कैरेक्टर्स किसका है, आरबीसी का ही है, लेकिन ये आरबीसी जो मैच्योर आरबीसी के जैसे फंक्शनल नहीं है, तो ये हमारे लिए तो बेकार हो गई ना, एंटी एजेंट हो गई। तो इसके लिए अब क्या करेगा, इस पे मैक्रोफेज अटैक कर देगी, क्योंकि ये हमारे सेल में जाएगा। हमारा ट्यूब छोटा सा पतला सा ट्यूब है, उस ट्यूब में एक बड़ा सा सर्कुलर स्फेरिकल शेप का, स्फेरिकल होता है ना इमेच्योर बड़ी स्फेरिकल शेप का बड़ा सा रहेगा। अब वो बड़ा सा क्या बोलते हैं, हमारा जो ये बड़ा सा रहेगा, वो हमारे ट्यूब में घुस के एक जगह को एब्जॉर्ब कर लेगी और ट्यूब को ब्लॉक कर देगा, बंद कर देगा कि ऐसा ट्यूब है, ये आर्टरीज और वेन्स ऐसी हैं। और ये तो ये कनकेव शेप की थी, तो ये इजीली वे में इसमें चली जाती थी, हाँ ये ऐसी थी, तो ये तो आराम से इसमें फ्लो कर लेती थी। लेकिन अब देखो ये वाला है नहीं, ट्यूब तो ऐसा ही है, तब ये ऐसे ऐसे जा रही है, तो कहीं ना कहीं तो इसको ब्लॉक करके रख देगी, ना आगे बढ़ पाएगा ना कुछ। तो इसके लिए तो खराब हो गए ना ये, इसके लिए तो ये इसके लिए खराब हो गई। तो बगल वाला सेल जो इसका मैक्रोफेज सेल है, वो सब हर जगह, हमारे पूरे बॉडी में हर जगह पे मैक्रोफेज सेल होती है। जैसे मैंने बताया ना कि कफर सेल लीवर में, उसके पहले मैंने बताया था लाइसोजाइम बैक्टीरियल सेल कहाँ पे, सलीवी ग्लैंड में। तो हर जगह होती है मैक्रोफेज, बस नेम अलग अलग हो जाता है। मतलब मैक्रोफेज सेम हमारे लिए फायदेमंद है, हमें मतलब दूसरे एजेंट से बचा के रखता है। जैसे कि ये हो गया ना, गार्ड, जो गार्ड सेल नहीं होते, गार्ड मतलब प्रोटेक्ट करके रखता है बाहर वाला। जैसे कि घर, आपका घर होता है, घर में रहते हो तो बाहर एक गार्ड लगा रहता है ना, ये उस गार्ड की, वो गार्ड जब देखेगा कि दूसरे लोग हैं जो आपको नहीं पहचानता है, या फिर वो है जो आपके लिए खतरा है, तो सबसे पहले खुद लड़ेगा। अगर वो लड़के खत्म हो जाए तो मतलब तभी हमारे अंदर वो हमें मतलब हम पे अटैक कर सकता है। सबसे बड़ी एग्जाम्पल आर्मी, इंडियन आर्मी देखिए, अब है क्या कि बॉर्डर है, वो बॉर्डर पे हमेशा तैनात रहती है। जैसे ही बाहर वाले लोग आते हैं, आतंकवादी आ गए, चाहे दूसरे देश के लोग आ जाएंगे और जो हमारे लिए अच्छे नहीं है, सबसे पहले वो इंटरोगेट करेगा, उसको चेक करेगा कि वो हमारे लिए अच्छा है नहीं है। हमारे देश के अकॉर्डिंग उसकी हर चीज़ सही होगी कि वो मतलब उसका वीज़ा हो, सब कुछ हो, तभी उसको अंदर आने देगा। उससे पहले तो आने नहीं देता है उसको। अगर देख लो, मान लेगा कि चलो हमारे देश का ये रूल है, हमारे देश में के रूल के अकॉर्डिंग ये फिट नहीं हो रहा है, देखेगा उसके पास गन वन है, तो वो तो ये पूछेगा भी नहीं कि आपके पास गन है तो आप कहाँ से आए हो, वो तो सीधे डायरेक्ट उस पर अटैक कर देगी ना। हाँ, क्योंकि वो ये भी नहीं देखेगा कि भले हमारे कलर, हमारे यहाँ का उसका शक्ल भी मैच करता है, इनफैक्ट तभी भी उसे कुछ नहीं है। शक्ल तो इंडियन और पाकिस्तान का तो सेम ही होता है, वैसे शक्ल से नहीं। तो मैं वही बता रही हूँ कि इसका जो मेच्योर वाला, इसके लिए जो मैक्रोफेजेस जो हमारी होती हैं, जो हमारी मैक्रोफेजेस के लिए आरबीसी का मतलब क्या है, हमारे मैक्रोफेजेस आरबीसी को मैच्योर फेज में देखता है, क्योंकि जब तक आरबीसी इमेच्योर होती है तो वो स्प्लीन में रहती है। स्प्लीन एक ग्लैंड है, इस ग्लैंड ऑर्गन है, उस ऑर्गन में रहती है जब तक, जैसे बेबी इमेच्योर न्यूक्लियस आरबीसी मतलब बेबी, वो बच्चा है, वो जब तक बड़ा नहीं होगा तब तक वो स्प्लीन में से बाहर नहीं निकलेगा, और स्प्लीन में ही रहता है। तो मैक्रोफेज को तो पता नहीं है कि नॉर्मल मतलब एबनॉर्मल वाला, इमेच्योर वाला आरबीसी कैसा दिखता है। उसने तो हमेशा से क्या देखा है, उसने मैच्योर वाला आरबीसी देखा है। तो उसके लिए आरबीसी ये
वाला है उसके लिए बेनिफिशियल है। इसको देखा, इसको सीधे सीधे इसको लगेगा कि हमारा क्या है, ये बाहर वाला कोई दूसरा सेल है, ये हमारा सेल हो ही नहीं सकता, ये एंटी एजेंट है, ये बाहर से दूसरे जगह से आया है, सीधे इस पर अटैक कर देगी और इसको क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। चलो ठीक है, सो यहाँ पे लिखिए लार्ज साइज ये है, क्या हो जाएगा, ये सीधे डिस्ट्रॉयड बाय मैक्रोफेजेस। ठीक है, अब मैक्रोफेजेस के द्वारा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉयड हो जाएगा, यहाँ पे नहीं आएगा ये। चलो यहाँ तक लिख लो, डिस्ट्रॉयड हो गया तो अब क्या हो जाएगी हमारे बॉडी में, अब तो आरबीसी की कमी हो गई ना, आरबीसी की कमी हो गई तो अब हमारे बॉडी में ब्लड का ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, हाँ, तो उसी की वजह से एक डिजीज हो जाता है, उस डिजीज को हम बोलते हैं पर्नीशियस अनीमिया। यहाँ लिखिए पर्नीशियस अनीमिया। ठीक है, ठीक है, और इसका एक और नाम है पर्नीशियस अनीमिया, और इसका एक और नाम है, जैसे कि इसको मैक्रोसिस्टिस भी बोलते हैं, मैक्रोसिस्टिक। मैक्रो मतलब तो मैक्रोफेज, सिस्टिक मतलब ब्रेक डाउन। अब ये क्या कैसे बना, ये बना कैसे, ये मैक्रोफेज के तोड़ने से बना, तो इसीलिए इसको मैक्रोसिस्टिक भी बोलते हैं, और पर्नीशियस अनीमिया ऐसे ही हो जाता है। समझ गए, चलिए नोट कर लो। चलिए तो लिख लिया, विटामिन B12 के रोल हमने पढ़ लिया। चलो ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं HCl का रोल। ठीक है, चलो यहाँ पे ये याद रखना, अनीमिया अलग होता है, पर्नीशियस अनीमिया अलग होता है, उनकी डेफिशिएंसी भी अलग अलग चीज़ की डेफिशिएंसी से होती हैं दोनों। ठीक है, सो यहाँ पे अगर विटामिन B12 बोला जाए तो उसकी डेफिशिएंसी से जो होती है वो पर्नीशियस अनीमिया होती है। ठीक है, और अगर आप ये बोलो कि अनीमिया, तो वो HCl की डेफिशिएंसी मीन्स आयरन की डेफिशिएंसी से होती है, वो आगे मैं अभी पढ़ाऊंगी आपको रोल ऑफ HCl में। यहाँ पे लिखो रोल ऑफ HCl 2, उसको अगर आपने फर्स्ट लिखा है तो इसको 2 सेकेंड लिख देंगे। ठीक है, चलो चलिए फिर ये क्या करता है, ये है जो HCl है मीन्स एसिडिक है, ये सबसे ज़्यादा हाई स्ट्रॉन्ग एसिड है ना ये, तो क्या कर देगा ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो सबसे ज़्यादा क्या करेगा, ये हमारे जो स्टमक है, स्टमक का pH क्या कर देगा, एसिड है तो pH सबसे कम कर देगी। जितना ज़्यादा pH कम होगा उतनी ज़्यादा एसिडिक होगी ना, जैसे मैंने आपको pH स्केल दिखाया था। अगर आपको pH स्केल नहीं निकालना आता है तो आप पहले वाला बैक वाला वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने pH स्केल निकालना आपको बताया हुआ है। सो आप बैक वाला जाके वीडियो देखोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि मैंने कैसे pH स्केल निकालना बताया था। ठीक है, चलो तो ठीक है, यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे ये बना देता है मोस्ट एसिडिक है तो ये pH को बहुत नीचे कर देगी, मेक स्टमक मोस्ट एसिडिक। ठीक है, अप टू इसका pH कर देता है ये 1.6 के अप्रॉक्स कर देता है इसका pH। ठीक है, चलिए ये लिख लो, ये बहुत ज़्यादा 1.6 के अप्रॉक्स कर देता है। NCERT में दिया हुआ है 1.6, बस इसका रेंज लेके अगर आप चलोगे तो आप रेंज ही लिख लो, बिकॉज 1.5 से 1.6 के इतना आ जाता है, क्योंकि कभी कभी आपको 1.5 भी दे देगा और 1.6 भी दे देगा, तो आप दोनों में के रेंज में जो आएगा आप वो लिख सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब देखो ये जब एसिडिक है तो ये क्या किल करता है मोस्ट ऑफ द पैथोजेंस मैंने बताया था। देखो पैथोजेंस क्या हुआ, जो पैथोजेंस मतलब होता है जो डिजीज, बैक्टीरिया, कोई भी जो बैक्टीरियल डिजीज होती है, जो भी डिजीज कॉजिंग एजेंट होता है ना, उसको हम पैथोजन बोलते हैं। ठीक है, चलिए लिखें किल पैथोजेंस। अब देखो पैथोजेंस, अब ये लिखो पैथोजेंस बोलते किसे हैं, पैथोजेंस बोलते हैं डिजीज कॉजिंग एजेंट को, डिजीज कॉजिंग एजेंट। ठीक है, जो डिजीज कॉज करता है ना उस एजेंट को हम पैथोजेंट बोलते हैं, पैथोजेंट। तो ये आप याद रखना। ठीक है, अब बताओ, अब यहाँ पे एक लिखिए
एक्टिवेशन ऑफ पेप्सिनोजेंस पेप्सिनोजेंस को हम क्या बोलते हैं? जाइमोजेंस। तो यहाँ पे आप जाइमोजेंस भी लिख सकते हो, जाइमोजेंस। ठीक है, मैंने बताया ना कि पेप्सिनोजेन क्या है? इनएक्टिव फॉर्म है प्रोटीन का। ये बताया था मैंने कि ये प्रोटीन का इनएक्टिव फॉर्म है। ये कौन सिक्रीट करता है? ये सिक्रीट करता है हमारा चीफ सेल या पेप्टिक सेल, उसको जाइमोजेंस भी बोलते हैं। तो इसको मैंने बोला था क्या है? ये इनएक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोटीन। ठीक है, देखो अभी इनएक्टिव फॉर्म है प्रोटीन का, तो लेकिन इसको फंक्शन करना है, तो फंक्शन के लिए तो एक्टिव फॉर्म करनी है ना। तो मैंने बोला था कि ये पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट कौन करती है? HCl। तो देखो रोल ऑफ HCl पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आप लिख लो, ये हमें आगे डाइजेशन में पढ़ना है। पेप्सिनोजेन ये कन्वर्ट हो जाएगी पेप्सिन में, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। HCl यहाँ पे आएगा। उप्स, एक मिनट, चलिए तो कहाँ थे हम? ये देखिए मैंने बताया था कि ये पेप्सिनोजेन इनएक्टिव फॉर्म है, उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। इनएक्टिव फॉर्म है ये, और ये इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करेगी कौन? HCl के प्रेजेंस में। HCl का pH यहाँ पे हो जाएगा 1.5। ठीक है, चलो 1.5 1.6 मैटर करता है आपको कौन सा दिया, बस यही है। पूरे के पूरे बॉडी में जो एलिमेंट्री कैनाल में सबसे ज़्यादा हाईली एसिडिक कौन होती है? स्टमक। क्यों? क्योंकि स्टमक की जो आप जैसे जैसे नीचे जाओगे ना, जैसे कि मतलब इसोफेगस बकल कैविटी से जैसे जैसे नीचे आओगे ना, वैसे वैसे ग्लैंड्स की ना एसिडिटी है ना, क्या बोलती है, पहले इंक्रीज करती है। देखो अगर मैं दिखाऊं तो अगर मैं ये लास्ट में आपको दिखा दूंगी, सबसे पहले जो होती है, मैंने सैलिवरी ग्लैंड का pH कितना लिखवाया? 6.8। इसकी pH कितनी है हमारी? इसोफेगस का कोई pH नहीं होता, इसमें कोई, उसमें तो कोई ग्लैंड्स ही नहीं होती है ना, तो pH कैसे होगा उसमें? और इसकी 1.5। अब देखो इसके बाद हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की पढ़ेंगे जब हम, इंटेस्टाइनल ग्लैंड। तो इंटेस्टाइनल ग्लैंड की कितनी होती है? उसकी हो जाती है 7.8। अब उसकी pH बढ़ गई, ठीक है, तो पहले डिक्रीज करती है फिर इंक्रीज करती है। ठीक है, लेकिन हाईली एसिडिक कौन होता है? स्टमक, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ HCl। HCl हमारी स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ठीक है, चलो ठीक है, ये समझ गए यहाँ पे? हाँ चलो, ये समझ गए, वेरी गुड। अब यहाँ पे देखो, ये इसका ये कर लो। अब दूसरा है, देखो एक्टिवेशन ऑफ, नहीं इतना नोट कीजिए, नीचे नहीं आ पाएगा, फिर मैं बताऊंगी। चलिए हो गया, चलो ये नोट कर लिया। अब देखिए, अब यहाँ पे लिखो हाँ, ये ऊपर वाला भी रब कर दीजिए, इसके बाद का लिखना है, इसी में लिखना है बट इसके बाद। हाँ, इट कन्वर्ट फेरिक आयरन, मतलब फेरिक तो आयरन को ही बोलते हैं, फेरिक आयरन इनटू फेरस। अब देखो फेरस आयंस, किसी भी आयंस को कन्वर्ट क्यों किया? कोई ना कोई रीज़न होगी, बिकॉज हमारा हेमोग्लोबिन है जो फेरस फॉर्म को कैरी करता है। ठीक है, आपको पता है ना कि ब्लड में क्या बोलते हैं, हेमोग्लोबिन आयरन कंटेनिंग होती है। तो आयरन कंटेनिंग जो ही हमारा, उसी आयरन से क्या होता है, ऑक्सीजन बाइंड करती है। तो वही है, ये फेरस फॉर्म को मतलब कैरी करता है। फेरस फॉर्म, हेमोग्लोबिन बनाने के लिए फेरस फॉर्म रिक्वायर्ड है। सो ये फेरिक फॉर्म अगर आप यूज़ करते हो, जैसे कि हम आयरन लेते हैं, आयरन कंपोनेंट कोई भी यूज़ करते, मतलब हमारे फूड में कॉम्पोजिशन में है आयरन वाली, तो वो फेरिक फॉर्म होगी। तो अगर इसको सीधे हम इसको फेरस फॉर्म में आयरन कन्वर्ट करेगा, फिर उसको यूज़ करेंगे आगे वाली में। तो ठीक है, तो देखो यहाँ पे फेरिक फॉर्म क्या होता है? Fe+3, इसको फेरिक बोलते हैं, फेरिक आयन है ये, इसको कन्वर्ट करता है Fe+2 में। ठीक है, ये फेरस है, ये फेरस है Fe+2, तो इसमें कन्वर्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। देखो अब इससे कॉजिंग में एक डिजीज आती है। ठीक है, एक नोट करके यहाँ पे लिखो,
ठीक है, एक नोट करके आप यहाँ पे एक डिजीज़ आती है आपने अनीमिया। देखो अभी इससे पहले मैंने पढ़ाया था आपको पर्नीशियस अनीमिया, बट अब हम पढ़ेंगे अनीमिया। पर्नीशियस अनीमिया क्या होती है, उसमें हमारा क्या होता है, विटामिन B12 नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि हमारा जो मैच्योर इमेच्योर जो हमारा RBC होता है मैच्योर नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है वो शेप उसका सेम मतलब कन्वर्ट नहीं हो जाता है, जिसके बाद मैक्रोफेज उसे पहचान नहीं पाता है। मैक्रोफेज उसे क्या समझ लेता है, उसको एंटीबॉडी मतलब दूसरे का समझ के उस पर अटैक कर देता है और उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में क्या RBC की कमी हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं पर्नीशियस अनीमिया। बट देखो यहाँ पे क्या है, अनीमिया, बस और बस अनीमिया। देखिए अनीमिया, देखो ये कैसे होता है। अब ये कैसे ये होता है, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ फेरस आयन, फेरस आयन की डेफिशिएंसी के वजह से, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ फेरस आयंस। ठीक है, फेरस आयन की डेफिशिएंसी। और फेरस आयन की डेफिशिएंसी कैसे होगी, जब हमारे पास HCl की डेफिशिएंसी हो जाएगी। देखो अगर यहाँ पे आपके पास फेरिक फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है, फेरिक आयन दिया हुआ है, अब इसको कन्वर्ट करना है ना, फेरिक आयन, वो फेरस तो हमारे पे होता नहीं है क्योंकि हम लेते हैं, हम जैसे होता है ना कि हर चीज़ लेने का एक फॉर्म होता है, ये हम डायरेक्ट फेरस फॉर्म नहीं ले सकते, फेरिक फॉर्म ही हम लेते हैं। खाने में कॉम्पोजिशन में हमारे आयरन का फेरिक फॉर्म आता है, उसी फेरिक फॉर्म को हम आगे जाके कन्वर्ट करते हैं फेरस फॉर्म में इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। HCl के प्रेजेंस में HCl ही है जो फेरिक आयन को फेरस आयन में कन्वर्ट करता है। और जो आयन क्या करेगी, लास्ट ये HCl है, ये फेरस आयन में कन्वर्ट कर देगी। वो फेरस आयन क्या है, हेमोग्लोबिन बनाने में हेल्प करती है, और वो हेमोग्लोबिन बन गई तो RBC में क्या करेगी, वो ऑक्सीजन को कैरी करेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट, जब हमारा यहाँ पे फेरस आयन ले लिए बट हमारे पास HCl नहीं है, जो ये HCl होना चाहिए वो नहीं है, तो आगे का प्रोसेस होगा नहीं होगा। तो जब आगे का प्रोसेस ही नहीं हुआ, फेरिक आयन जो फेरस में कन्वर्ट ही नहीं हुआ, तो ना वो क्या बोलते हैं हेमोग्लोबिन मिले बन पाएगी, ना हेमोग्लोबिन बनेगी, तो ना ऑक्सीजन कैरी हो पाएगा। तो इसी डिजीज को, इसी से के वजह से हमारे शरीर में अनीमिया हो जाता है। ठीक है, खून की कमी हो जाती है, तो इसको हम बोलते हैं इसी नॉर्मल अनीमिया। ठीक है, तो लिख लो, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ फेरस आयन, क्यों, ड्यू टू द, हो गया फेरस आयन, ये वाला लिख लो, इसके बाद लिखना नीचे, इसके बाद पहले ये लिख लो फिर नीचे लिखेंगे, स्पेस नहीं है इसमें, नीचे आपको दिखेगा नहीं। चलो यहाँ तक लिख लिया। चलो आप इसके नीचे ही लिखना, मैंने इसके नीचे यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है, यानी छोटा छोटा दिखेगा नहीं आपको। देखो क्या, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ फेरस आयन, फेरस आयन की डेफिशिएंसी से हमें अनीमिया होता है। फेरस आयन की डेफिशिएंसी क्यों हो जाती है, हाँ, क्योंकि हमारे पास HCl की कमी हो जाती है। ठीक है, तो लिखो ड्यू टू द, बिकॉज, यहाँ से हो गया ना, ये है फेरस आयन by the deficiency of, by the absence of, deficiency absence of HCl, HCl की कमी के वजह से। ठीक है, HCl हमारे हो नहीं पाया, तो इसके वजह से क्या हो गया, हमारे पे फेरस नहीं बन पाया, जिसके वजह से हमें बीमारी हो गई, एक अनीमिया। अब देखो इस वाले प्रोसेस को कुछ और बोलते हैं, जो HCl की कमी को हम बोलते हैं एक्लोरहाइड्रिया। ये भी पूछ लेगा आपसे, वैसे देख लो, एक्लोरहाइड्रिया। ठीक है, ये बोलता है DRIA है, ये ढंग से लिखा हुआ, चलो DRIA, चलो ये दिख रहा है, हाँ। एब्सेंस ऑफ HCl की कमी से जो डिजीज कॉज होती है, और HCl की कमी से जो होती है उसको बोलते हैं एक्लोरहाइड्रिया, उसका नेम है। ठीक है, चलो समझ आ गया, नोट कर लीजिए। चलो हो गया, चलिए हो गया ना, अब हो गया। अब लिखिए गैस्ट्रिक जूस, उसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं, फिर हमारे ये गैस्ट्रिक ग्लैंड कंप्लीट हो जाएगा। गैस्ट्रिक
जूस। ओके, चलो गैस्ट्रिक जूस का मैंने पीएच कितना बताया था, 1.5 to 1.6। इसका पीएच लिखिए, इसमें कुछ प्रॉब्लम है, इसका पीएच लिखिए 1.5 to 1.6। ठीक है, चलिए वन 1.5 to 1.6, 2 मतलब ऐसे भी लगा सकते हो, पीएच है इसका। ठीक है, और ये पूरे दिन में 1 से 2 लीटर मतलब 2 से 3 लीटर जो मतलब क्या बोलते हैं ना, गैस्ट्रिक जूस हम रिलीज करते हैं। हमारा में स्टमक है ना जो 2 से 3 लीटर गैस्ट्रिक जूस पूरे दिन में रिलीज करता है। ठीक है, तो लिखो इट सिक्रीट 2 to 3 लीटर पर डे। ठीक है, ये 2 से 3 लीटर गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट करता है गैस्ट्रिक जूस। तो ऐसे लिख दो कि इट सिक्रीटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब देखो यहाँ पे इट किसके लिए लिखा हुआ है, ये गैस्ट्रिक जूस के लिए लिखा हुआ है ना इट, तो इसलिए मैंने यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड लगाया। ठीक है, अगर आपको इट कंफ्यूजन दे रहा है तो यहाँ पे लिख लो गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस जो है सिक्रीट होता है 2 से 3 लीटर पर डे के हिसाब से, मतलब हर दिन 2 से 3 लीटर जूस हमारा सिक्रीट होता है। ठीक है, हो गया। अब देखो यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस है जो रिलीज, ये एडल्ट का मान लो, ठीक है, ये गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, अडल्ट में एंड इन्फेंट मतलब बच्चा। ठीक है, जो बच्चा जब तक दूध पीता है ना तब तक के बच्चे का बात हो रहा है। कौन सा इसमें कौन सा था बताइए, पेप्सिनोजेन, गैस्ट्रिक लाइपेज, विजिबल है ना ये, पीछे वाला छोटा लिखा गया। गैस्ट्रिक लाइपेज, HCl एंड म्यूकस। ठीक है, आपको पता है कौन सा सिक्रीट करता है, तो वो मैंने पहले बता दिया। पेप्सिनोजेन पेप्टिक सेल सिक्रीट करता है, म्यूकस नेक सेल म्यूकस सिक्रीट करती है, गैस्ट्रिक लाइपेज और ये गैस्ट्रिक लाइपेज भी जो हमारे है वो पेप्टिक सेल ही सिक्रीट करता है। मतलब पेप्सिनोजेन वाली ये दोनों तो एक ही सिक्रीट करती है ना, ये जाइमोजेन है और ये जाइमोजेन नहीं है। लाइपेज मतलब लिपिड को डाइजेस्ट करने वाला, और HCl हमारी कौन सिक्रीट करती है, पैराइटल सेल, ऑक्सिनेटिक सेल। और इन्फेंट में ये सारे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इन्फेंट में ये सारे प्रेजेंट होंगे, उनके साथ एक और एक्स्ट्रा प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो लिख लो पेप्सिनोजेन, ये तो कॉमन ही है, गैस्ट्रिक लाइपेज, म्यूकस एंड HCl। देखो ये सब तो प्रेजेंट है ही इसमें, लेकिन इसमें एक स्पेशल एंजाइम प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं प्रोरेनिन। अब स्पेलिंग यहाँ पे ध्यान से देखो, ये वाला जो प्रोरेनिन का स्पेलिंग है आप ध्यान से देखिए, बिकॉज आपको आगे जाके एक रेनिन नाम की नाम आएगा। ठीक है, वो जो हम ना एक्सक्रीशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें एक रेनिन नाम की आपको नाम आएगा। सो उसमें और इसमें कंफ्यूज मत करना, उसमें है जो हमारा, उसमें रेनिन दिया हुआ है, उसमें डबल एन नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है स्पेलिंग आपको, PRONRENNIN, NNIN लिखा हुआ है ना, तो वहाँ पे आपको प्रोरेनिन ये वाली, वहाँ पे उसका स्पेलिंग होता है RENIN। ठीक है, एक्सक्रीशन में पढ़ना है हमने। ठीक है, हमने एक्सक्रीशन में पढ़ना है, एक्सक्रीशन में हम पढ़ेंगे। सेम स्पेलिंग, बोला भी सेम जाता है, बट यहाँ पे स्पेलिंग NNIN है, मतलब डबल NIN है, और वहाँ पे बस NIN है लास्ट में। ठीक है, और ये क्या है, ये जो मिल्क प्रोटीन,
बच्चे दूध पीते हैं ना, छोटे बच्चे 2 से 2.5 साल के बच्चे जो होते हैं, मतलब 0 एज से लेकर 2.5 साल तक 3 साल तक के बच्चे क्या होते हैं, दूध पीते हैं। तो दूध को डाइजेस्ट करने के लिए, दूध को कोई और डाइजेस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। अब आप सोचोगे कि हमारे अंदर कौन सा डाइजेस्ट करता है, तो हमारे अंदर का केस अलग है, बट बच्चों में हम एक्सेस अमाउंट नहीं, वो लोग बस और बस दूध पे ही सर्वाइव करते हैं। तो उनके लिए एक स्पेशल प्रोटीन पाई जाती है, उसको बोलते हैं ब्रेक डाउन करने के लिए प्रोरेनिन। तो ये डाइजेस्ट करता है क्या हमारा, यहाँ पे लिख लो इसका, बस इस सब का तो फंक्शन लिखा ही हुआ है, इसके लिख लो फॉर द डाइजेशन ऑफ, लिख लो फॉर द डाइजेशन इसका लिख लो फॉर द डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन, ठीक है। मिल्क में जो प्रोटीन होती है उसके डाइजेशन के लिए इन्फेंट मतलब कितना हुआ, एज भी लिख सकते हो, एडल्ट मतलब हम लोग हुए, एज इन्फेंट मतलब कितने बच्चे को बोलते हैं, 0 एज से लेकर, मैं 0 लिख रही हूँ तो इसका मतलब 0 से लेकर 2 ईयर्स, 2 से 2.5 ईयर्स, उसके बाद तो बच्चे खाना भी खाने लगते हैं। तो ये है 0 से लेकर 2 to 5 ईयर्स, ठीक है। इनके पास एक स्पेशल प्रोटीन होती है, उसको प्रोरेनिन बोलते हैं, जो उसके मिल्क के डाइजेशन में हेल्प करती है, ठीक है। हो गया, चलो सो हो गई हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड कंप्लीट हो गई। चलिए फिर अब हम पढ़ेंगे इंटेस्टाइनल ग्लैंड, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है, सो हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड कंप्लीट हुआ। अब हेडिंग डालो इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इंटेस्टाइनल ग्लैंड, ठीक है, चलो ठीक है। ये रिलीज होता है फ्रॉम इंटेस्टाइन, ऑब्वियसली इंटेस्टाइनल ग्लैंड है तो इंटेस्टाइन से ही रिलीज होगी, ठीक है। और इसका दूसरा नाम भी आपको पता है, एक इंटेस्टाइनल ग्लैंड को क्या बोलते हैं हम, इंटेस्टाइनल ग्लैंड को सक्कस इंटेरिकस, तो वो भी लिख लो यहीं पे आप लिख सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे लिख लो सक्कस इंटेरिकस, ठीक है। चलिए क्या था, इट इज रिलीज फ्रॉम इंटेस्टाइनल ग्लैंड, इट रिलीज लिखो पहले, इट रिलीज इंटेस्टाइनल जूस, ये इंटेस्टाइनल जूस रिलीज करता है किससे, इंटेस्टाइनल ग्लैंड से, ठीक है। अब देखो, अब ये इसका पीएच कितना होता है, मैंने पहले बोला था ये स्लाइटली बेसिक होता है, 7.8 दिख रहा है, 7.8 बोला था ना कि पहले से मतलब पहले डिक्रीज करेगी फिर इसका पीएच इंक्रीज करेगी, तो इसकी स्लाइटली बेसिक होती है, 7 से ऊपर हो गया तो स्लाइटली बेसिक, ठीक है। चलो ठीक है, हो गया। अब ये देखो इसी से लिख लो, सक्कस इंटेरिकस होता किस चीज़ से के मिक्स होने से, कहाँ से रिलीज करती है, सक्कस इंटेरिकस ये है रिलीज होती है फ्रॉम ब्रूनर्स ग्लैंड, ये सब मैंने पहले ही पढ़ा रखा है, सो आपको नहीं समझ आ रहा है तो पहले पीछे वाला जाके देखोगे तो मैंने ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होती है वो भी बताया हुआ है, तो पीछे वाला बैक वाला वीडियो जाके देख लीजिए, उसमें आपको समझ आएगा। एंड क्रिप्ट ऑफ लिवरकुन, चलो ठीक है, समझ गया। ये है जो रिलीज होता है फ्रॉम ब्रूनर्स ग्लैंड और क्रिप्ट ऑफ लिवरकुन से, ठीक है, नोट करो।
आपको क्रिप्ट ऑफ ब्रूनर्स ग्लैंड, अभी जो नए बच्चे होंगे उसको क्रिप्ट ऑफ ब्रूनर्स ग्लैंड और क्रिप्ट ऑफ लिवर को नहीं समझ आ रहा होगा, तो ये इंटेस्टाइन का पार्ट है, तो इंटेस्टाइन वाले लेक्चर में जाके देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा, जाके देख लो। चलिए चलिए तो लिखो अब अलग अलग करके ब्रूनर्स ग्लैंड और सकस क्रिप्ट ऑफ लिवर कौन भी पढ़ना है। ब्रूनर्स ग्लैंड, चलिए ये मैंने बताया ना कि ये कहाँ प्रेजेंट होता है। मैं इस दोनों को एक्सप्लेन कर रही हूँ बिकॉज आपको ये देखना होगा। तो ब्रूनर ग्लैंड बताया था प्रेजेंट होता है इन कौन से रीजन में, सब म्यूकोसल, सब म्यूकोसल रीजन ऑफ डिओडेनम। अब डिओडेनम क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है जो सी शेप होता है ना वो, तो उसके में प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे एक लाइन में दिख रही हूँ, ये वर्ड देखो ध्यान से देखो, ओनली, इस वाले पे कंसंट्रेट कीजिए, ठीक है, ओनली। आगे पता चलेगा कि क्यों बोला मैंने कि इस वाले पे कंसंट्रेट करने के लिए। ये रिलीज क्या करती है, ठीक है, ब्रूनर्स ग्लैंड है जो सब म्यूकोसल रीजन में प्रेजेंट होता है डिओडेनम में केवल, और वो रिलीज क्या करती है, इट रिलीज सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, सोडियम बाइकार्बोनेट जो क्या करता है, विच मेक अल्कलाइन पीएच, जो क्या बोलते हैं पीएच को अल्कलाइन होने में हेल्प करता है, ठीक है। जो हमारा 7.8 है ना, तो 7.8 कहाँ से बनेगा, कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं से तो हुई होगी ना, तो ये है रिलीज करती है सोडियम बाइकार्बोनेट। अब वो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, अल्कलाइन पीएच को मेंटेन करने में, विच मेक अल्कलाइन पीएच, विच हेल्प, इसको ऐसे लिखो, ढंग से लिखोगे ना तो ज़्यादा सही रहेगा, विच हेल्प टू मेंटेन द अल्कलाइन पीएच, अल्कलाइन पीएच बने रहने में ये हेल्प करती है, ठीक है, मेंटेन रहने में। जैसे कि अब बेसिक बन जाएगा ना, अगर मान लो कि कोई एसिडिक और कैरेक्टर इसमें आ जाएगी तो इसका मेंटेन, अल्कलाइन मतलब क्या होता है, बेसिक कैरेक्टर, ठीक है, अल्कलाइन मतलब बेसिक कैरेक्टर, तो बेसिक कैरेक्टर को मेंटेन करने में हेल्प करता है ये सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, समझ आ गया। चलिए उसके बाद पढ़ना है हमें क्रिप्ट ऑफ लिवरकून, तो ये वाला लिख लो फिर हम बताते हैं। नोट कर लिए, चलो अब हेडिंग डालो, ब्रूनर्स ग्लैंड हो गया, लिफ्ट ऑफ क्रिप्ट ऑफ लिवरकून। चलिए नंबर 2 है क्रिप्ट ऑफ लिवरकून, ठीक है, लिवरकून। ये क्या करता है, ये प्रेजेंट कहाँ होता है, सबसे पहले ये देखो, इट इज प्रेजेंट इन म्यूकोसल रीजन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो ये स्मॉल इंटेस्टाइन के म्यूकोसल रीजन में प्रेजेंट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के सारे पार्ट में, ठीक है, इसमें लिख लो स्मॉल इंटेस्टाइन, जहाँ पे मैंने लिखा है ना तो बोलो कंप्लीट लिख लो स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे या फिर लिख लो ऑल पार्ट, प्रेजेंट इन ऑल पार्ट, रीजन इट इज प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑल पार्ट और कंप्लीट पार्ट, मतलब सारे के सारे जितना भी 3 पार्ट है ना उस सारे में प्रेजेंट होगा। डिओडेनम, ब्रूनर्स ग्लैंड क्या था, ब्रूनर्स ग्लैंड हमारे बस और बस क्या बोलते हैं डिओडेनम में प्रेजेंट था, और डिओडेनम में भी किस पोर्शन में प्रेजेंट था, सब म्यूकोसल रीजन में। ये आपको म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, सेरोसा, ये आपको सेरोसा मस्कुलरिस, ये वाला जो ये क्या है जो मैं बोल रही हूँ, वॉल ऑफ एलिमेंट्री कनाल है, जो आपने
अगर आपको नहीं पता है वॉल ऑफ एलिमेंट्री कनाल तो बैक वाला वीडियो देखिएगा, तो वो भी मैंने पढ़ा रखा है वॉल ऑफ एलिमेंट्री कनाल वाले, उसमें जाके देखो तो आपको पता चल जाएगा। तो ये जो हमारा सेकंड लास्ट पोर्शन रीजन होता है, जो इनर मोस्ट मतलब सबसे अंदर तो म्यूकोसा होता है ना, म्यूकोसा से जस्ट ऊपर वाला होता है उसको सब म्यूकोसा बोलते हैं। तो सब म्यूकोसल रीजन में जो प्रेजेंट होता है तो उसको हम बोलते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड। और भी सब म्यूकोसल रीजन किसके, डिओडिनम के, डिओडिनम में प्रेजेंट होता है, तो उसके सारे के सारे जूस किस में होंगे, बस और बस डिओडिनम के लिए होंगे। तो जो हाँ, और इसके बाद ये जो है ये क्रिप्ट ऑफ लिवरकुन, तो क्रिप्ट ऑफ लिवरकुन क्या होता है, ये सारे के सारे पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन के जितने पार्ट हैं वो सब पार्ट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, समझ गए। चलिए अब देखो ये सारे के सारे पार्ट में प्रेजेंट है, तो इस ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट करेगा। सो it secrete large amount of intestinal juice। ये सिक्रीट करता है लार्ज अमाउंट ऑफ रिलीज, लिख लो सिक्रीट और रिलीज, ठीक है, सिक्रीट, समझ गए। ये है जो लार्ज अमाउंट, इट कैन सिक्रीट लार्ज अमाउंट ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस का जो होता है ना लार्ज अमाउंट पे सिक्रीट करता है। ठीक है, रिलीज लिख लो, इट रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। समझ गए। चलिए ठीक है, चलो हो गया ये। तो हमारा इंटेस्टाइन खत्म हो गया, इंटेस्टाइनल ग्लैंड भी खत्म हो गया। ठीक है, अब एक दो पॉइंट है वो पॉइंट लिख लो, फिर उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा हमारा। जैसे कि हर एंजाइम में हमने तीनों पढ़ा है ना कि एक लाइसोजाइमल एंजाइम मतलब सेल होता है, एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइमल सेल। तो इंटेस्टाइनल सेल में जो एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइमल सेल होता है उसको क्या बोलते हैं, पैनिथ सेल। यहीं पे नीचे लिख लो, क्रिप्ट ऑफ लिवरकुन का नहीं है ये, इसके नीचे है पैनिथ सेल। ठीक है, ये है एंटी बैक्टीरियल लाइसोजाइम्स। ठीक है, एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम्स है। ठीक है, चलो फिर ये नोट कर लो, फिर एक बस बचा हुआ है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। चलो ठीक है, तो हो गया। और एक और है, लिख लो, आर्जेंटाफिन सेल। वो क्या करता है, सेरोटोनिन रिलीज करता है। सेरोटोनिन, जो सेरोटोनिन क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गट्स, जो गट वॉल होती है ना, गट वॉल, उसके कॉन्ट्रैक्शन को, मतलब वो कॉन्ट्रैक्शन इसलिए करती है कि उसमें से जूस रिलीज हो। ठीक है, आर्जेंटाफिन लिख लीजिए, वो दोनों को पॉइंट बना के लिख लेना है। आर्जेंटाफिन सेल, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप सब पूछेगा। आर्जेंटाफिन सेल, ये 2 है, 1 था वो, ये 2 है। यहाँ पे VI मतलब इम्पॉर्टेंट लिख लेना, इम्पॉर्टेंट नोट्स जैसा ही है। इट रिलीज सेरोटोनिन, सेरोटोनिन। ठीक है, ये सेरोटोनिन क्या करता है, ये सेरोटोनिन है जो हेल्प करता है इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गट का कॉन्ट्रैक्शन कराता है, जिससे वो अपना एंजाइम्स वगैरह जो भी है वो रिलीज करेगी। ठीक है, चलो ये लिख लो, फिर हो गया आज का। आज हमने गैस्ट्रिक ग्लैंड पढ़ा और इंटेस्टाइनल ग्लैंड पढ़ा। ये दोनों ग्लैंड्स थोड़ी सी बड़ी थी, जिसमें हमें थोड़ा डिस्क्राइब करके पढ़ना था। सो हो गया आज का।
आप इसके साथ साथ ना एनसीईआरटी भी पढ़ा करो, बिकॉज मैं इसमें क्लियर करती हूँ तो ज़्यादा टॉपिक एनसीईआरटी का कवर नहीं हो पाता है, एक एक टॉपिक ही कवर हो पाता है। अगर एनसीईआरटी का बुक लेके चलोगे तो आपको एक पैरा भी नहीं मिलेगी, मीन्स एक पैराग्राफ भी नहीं होगी, 2-3 लाइन्स ही मैं पढ़ाती हूँ एनसीईआरटी का, बट पढ़ाना तो पूरा डिस्क्राइब करके है ना। तो उस एक साथ एनसीईआरटी को भी थॉरोली पढ़ो, बिकॉज एग्जाम से पहले ना एनसीईआरटी आप जितना बार पढ़ लो उतना कम पड़ता है। एनसीईआरटी जैसे होता है ना कि सागर वाला, जो क्या बोलते हैं उसको, गागर में सागर भरना, वैसा ही है वो, कि बहुत छोटी सी पेज है जैसे, उसके में बहुत सारा डिस्क्राइब किया हुआ है, इसलिए आप उसको जितना बार पढ़ोगे ना उतना ज़्यादा आपको नया सीखने को मिलेगा, और जितना बार पढ़ोगे ऐसा लगेगा कि पिछले बार तो कुछ छूट गया था। इसलिए मैं पढ़ा रही हूँ, उससे पहले तब पढ़े ही होगे, फिर मैं पढ़ा रही हूँ उसके साथ पढ़ना, फिर इसको जब रिवीजन करोगे तो फिर उसके साथ पढ़ना। तो वैसे क्या होगा ना कि जितना बार पढ़ोगे उतना बार एनसीईआरटी क्लियर हो जाएगी, बिकॉज 100% हमें एनसीईआरटी लेकर ही चलनी है, बिकॉज उसमें से क्या होता है 90% हमें एनसीईआरटी ही आती है, 90 to 95% एनसीईआरटी आती है। 2-3 क्वेश्चंस ये होते हैं ना जो एनसीईआरटी के बाहर होते हैं, तो हमें पहले वो जो पूरा का पूरा 95% 90% जो है उसको लेके चलेंगे, वो हमारी हो जाए उसके बाद हम उस पर देखेंगे, उस पर अभी हम उतना ध्यान नहीं देना है, ठीक है। ये अगर मैं जैसे पढ़ा रही हूँ ना उसमें आपको वो क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे, तो अगर आप ये वाला पढ़ लो और फिर एनसीईआरटी थॉरोली रिवीजन कर लो तो आपको बाहर से कोई बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी बुक की कोई प्रायोरिटी नहीं है, बट नोट्स को पढ़ लो और एनसीईआरटी को थॉरोली एक एक वर्ड पढ़ लो तो आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है। बायो के लिए तो बस यही है, और केमिस्ट्री के लिए भी है, केमिस्ट्री के लिए भी उसमें भी कुछ नहीं है। केमिस्ट्री का इनऑर्गेनिक का तो पूरा बस बुक पढ़ लो, एनसीईआरटी पढ़ लो लाइन बाय लाइन, जैसे एनसीईआरटी बायो पढ़ते हैं वैसे एनसीईआरटी केमिस्ट्री पढ़ लो लाइन बाय लाइन, तो आपकी पूरी की पूरी टोटल हो जाएगी। इनऑर्गेनिक में कुछ करने की नहीं है, बस उसमें रटना पड़ता है, याद करना पड़ता है, रटना नहीं मीन्स याद करना पड़ता है उसको, वो हमें बहुत बार बार भूल जाते हैं। मुझे इनऑर्गेनिक में बार बार भूल जाती थी, बिकॉज मुझे वो याद हो नहीं पाता था, उसके रिएक्शन वगैरह, उसके एस ब्लॉक पी ब्लॉक, तो उसको भी बस वो भी बस एनसीईआरटी से ही आता है, एनसीईआरटी के बाहर से कहीं नहीं आता है, ठीक है। चलिए, तो ये नोट हो गया, तो हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए फिर नोट कर लो आप, मैं इधर हो जाती हूँ, आप नोट करो ना। चलिए हो गया, चलो फिर 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं। लिखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है विच द फॉलोइंग फंक्शन, क्वेश्चन नंबर 1, द फॉलोइंग function are attributed to HCl of the stomach except number 1 A, activate pepsinogen, B, killing of undigested germs, germs, ठीक है। C है हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोटीन इनटू पेप्टोन्स, हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोटीन इनटू पेप्टोन्स, ठीक है। डी, हमारा डी है कन्वर्टिंग फेरिक टू एब्जॉर्बेबल फॉर्म, converting ferric to absorbable फॉर्म कौन सा होता है, फेरस फॉर्म, ठीक है। चलो ठीक है, हो गया हमारा। चलो क्वेश्चन पूछ रहा है
कि ये चारों मतलब 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, उसमें बोल रहा है कि कौन सा इसमें से है, सारे किस बोल रहा है कि सारे हैं अट्रीब्यूटेड टू HCl ऑफ द स्टमक, मतलब स्टमक में जो HCl होता है ना उसके सारे गुण हैं, लेकिन एक्सेप्ट एक नहीं है। बोल अट्रीब्यूटेड का मतलब होता है गुण, ठीक है, इसका मतलब होता है इसका एडवांस मतलब गुण ही लिख लो कि मतलब इसके सारे फंक्शंस हैं, HCl के सारे फंक्शंस हैं, बट एक ऐसा है जो इसमें HCl का फंक्शन नहीं है। देखो तो स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। एक्टिवेट पेप्सिनोजेन करता है, इनएक्टिव पेप्सिनोजेन को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ये हमने देखा है कि ये वाला जो पेप्सिनोजेन था, पेप्सिनोजेन हमारा था, उसको हमने पेप्सिन में कन्वर्ट करा था ना, पेप्सिन में, जिसमें हमारी क्या थी, HCl क्या थी, यहाँ पे HCl के प्रेजेंस में 1.5 pH है, ठीक है, 1.5 pH था, और ये था इनएक्टिव फॉर्म, ये वाला हमारा इनएक्टिव फॉर्म था जिसको एक्टिव फॉर्म में हमने कन्वर्ट करा था, ठीक है। तो ये तो हमारा हो जाएगा, सही है ये। अब देखो ये तो हमारा सही है। अब देखो क्या बोल रहा है ये, किलिंग ऑफ अनडाइजेस्टेड जर्म्स। हाँ, किलिंग ऑफ अनडाइजेस्टेड जर्म्स मतलब पैथोजेनिक फॉर्म, पैथोजेनिक फॉर्म भी मैंने लिखवाया है। अनडाइजेस्टेड जर्म्स मतलब पैथोजेनिक फॉर्म, इसको भी ये मारता है। हाँ, HCl मारता है ना पैथोजेनिक फॉर्म, तो ये भी सही है। अब देखो क्या, हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोटीन इनटू पेप्टोन्स, ये तो नहीं पढ़ा है ना हमने कि प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट, ये नहीं, हाँ नहीं करता। अब क्या बोल रहा है, देखो ये डाइजेशन बता रहा है हमें, ये बोल रहा है कि प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करना, मतलब ये डाइजेशन। तो ये डाइजेशन यहाँ पे नहीं किया करता है ना, वो आगे जाके करेगा जब, और भी HCl नहीं करता है। ये जो पेप्सिन बनाया ना, देखो डायरेक्टली HCl फंक्शन नहीं करता है, ये पढ़ना है पेप्टोन्स में प्रोटीन। देखो मैं इसको बता ही देती हूँ यहाँ पे, देखो प्रोटीन है जो पेप्टोन्स में कन्वर्ट हुई, पेप्टोन्स में जो कन्वर्ट हुई ना, तो यहाँ पे ये पेप्सिन फंक्शन करेगा। ये वाला जो पेप्सिन बना ना हमारे, ये यहाँ पे आता है, और ये पेप्सिन जो है, पेप्सिन के प्रेजेंस में प्रोटीन है जो पेप्टोन्स में बदलता है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट फंक्शन नहीं हुई ना, ये तो इनएक्टिव पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट करी, हाँ, और इसके बाद ये पेप्सिन आके प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट किया, लेकिन HCl फंक्शन नहीं किया ना, तो ये हमारा आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये वाला तो हमने पढ़ा ही है, कन्वर्टिंग क्या बोलते हैं, फेरिक को फेरस में कन्वर्ट करना, ये भी तो HCl करवाता ही है। चलो तो आंसर निकल गया। चलिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, कि ये डायरेक्टली बोल रहा है कि ये डायरेक्टली के प्रोस्पेक्टस में, अगर बोले कहीं भी अगर इनडायरेक्टली लिखा रहता तो आप सोच सकते थे, क्योंकि इनडायरेक्टली का क्या मतलब हुआ कि इसने कहीं ना कहीं पेप्सिन बनाया होगा, और पेप्सिन बनाने के बाद यहाँ पे प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट किया होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको ये नहीं दिया है, तो ये इनडायरेक्टली नहीं डायरेक्टली बात कर रहा है, तो डायरेक्टली में ये तो हो नहीं सकता है, सो इसके लिए ये गलत है, ठीक है। चलो नोट कीजिए। चलिए हो गया। देखो अब क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। चलो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक क्रोनिक 2, क्रोनिक एक क्लोरहाइड्रिया, एग्जाम्पल दिया हुआ है नॉन सिक्रेशन, वो ये आपको बताया हुआ है कि एक क्लोरहाइड्रिया होता क्या है, ठीक है, मतलब आपको समझा दिया है कि क्वेश्चन में ही आपको समझा भी दिया है, नॉन सिक्रेशन ऑफ HCl का सिक्रेशन नहीं हो पाया, ठीक है, बाय द पैराइटल सेल, ये इतना एक्सप्लेन कर दिया है। देखो बाय द पैराइटल सेल ऑफ स्टमक, ठीक है, विल रिजल्ट इन ठीक है। ऑप्शन दिया है, नंबर 1 में दिया है मैक्रोसिस्टिक अनीमिया, बी दिया है Fe2 डेफिशिएंसी,
सी दिया है हाइपर एसिडिटी। तो फोर्थ डी दिया है परनीसियस एनीमिया। देखिए चलिए, देखो अब बोल रहा है कि एक क्रोनिक, इसमें बता भी दिया है कि एक क्लोरोहाइड्रिया है आपको, ठीक है। एक उसका बताया है कि एक क्लोराइडिया होता क्या है। तो ये होता है नॉन सिक्रेशन ऑफ HCl, एब्सेंस ऑफ HCl की कमी हो जाती है बाय द पैराइटल सेल। अब आपको बता भी दिया है कि HCl कहाँ से सिक्रेट होती है, पैराइटल सेल से। तो ऑफ स्टमक विल रिजल्ट इन, तो क्या होगा अगर HCl हमारा सिक्रेट नहीं हुआ तो क्या होगा। देखो सबसे पहले बोला है मैक्रोसिटिक अनीमिया, तो मैक्रोसिटिक अनीमिया नहीं होगा। Fe2 डेफिशिएंसी, ये मैंने बताया था कि फेरस को फेरिक को फेरस में कन्वर्ट करता है, क्योंकि हमारे लिए फेरिक फॉर्म डाइजेस्टेबल नहीं है, तो हमें उसको डाइजेस्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, मीन्स फेरस फॉर्म में। तो ये क्या करता है, Fe+3 को Fe+2 फॉर्म में कन्वर्ट करता है ना, HCl ये करती है ना, यही है फेरिक फॉर्म, ये फेरिक फॉर्म है, इसको हमने फेरस फॉर्म में कन्वर्ट करा, ठीक है। तो अब क्या होगी, जब HCl है ही नहीं, जब ये वाली फॉर्म आपके पास नहीं है, तो प्रोसेस फॉरवर्ड जाएगी नहीं, जाएगी ना, रिएक्शन सब फॉरवर्ड रिएक्शन होगी ही नहीं, तो डेफिशिएंसी किसकी हो जाएगी, Fe+2 की डेफिशिएंसी हमारे बॉडी में हो जाएगी। हाइपर एसिडिटी कहाँ से हो जाएगा, हाइपर एसिडिटी किसको बोलते हो, HCl आपके पास है तो ऑब्वियसली वो मतलब कि जब HCl है ही नहीं तो हाइपर एसिडिटी कहाँ से हो जाएगी। एसिडिटी का मतलब क्या हुआ है, एसिडिक मतलब HCl का कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए, और एसिडिक है, HCl है ही नहीं तो हाइपर एसिडिटी तो कोई कीमत पे नहीं हो सकती है। हाइपर एसिडिटी का मतलब, एसिडिटी का मतलब तो आपको पता ही है ना, और हाइपर मतलब और ज़्यादा, हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज़्यादा, मतलब बढ़ गया, एसिडिटी थी और ज़्यादा बढ़ गई, हाइपरटेंशन जिसको बोलते हैं ना, तो वही वैसा ही। तो ये तो होने से रही। अब परनीसियस एनीमिया इसके लिए थोड़ी ना होती है, परनीसियस एनीमिया तो विटामिन B12 की कमी से होती है, हाँ, तो इसके ये भी नहीं हो सकता है। चलो ठीक है, हो गया, चलो ठीक है, तो रहने देते हैं आज यहीं तक। चलिए ठीक है, नोट कर लीजिए। हो गया आज हमारा, आज यहीं तक पढ़ेंगे। अब हमारा पढ़ना है, हमें अब डाइजेशन पढ़ना है, ठीक है। तो डाइजेशन जो सारे के सारे होते हैं ना, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, तो उनकी डाइजेशन पढ़ना है, डाइजेशन, और उसके बाद एजिमिलेशन। और हाँ, एक चार्ट है जो हार्मोनल कंट्रोल वाला, तो वो भी मैं आपको बता दूंगी, बुक में नहीं दिया है, बट आप एक्स्ट्रा बाहर के बुक में करोगे, बाहर के जो नोट्स पैकेज वगैरह आपके पास होंगे तो उसमें करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो मैं हार्मोनल वाला भी एक चार्ट बना के दे दूंगी, आई होप इस पे आ जाए, ठीक है। वो हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए ये। चलिए अब अपने टीचर्स को हैप्पी टीचर्स डे सेलिब्रेट कीजिए और विश कीजिए, ठीक है। हो गया, आज इतना ही पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट वाला हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में कवर कर लेंगे, ठीक है। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, आज टीचर्स डे है तो, और लाइक और शेयर भी कर देना। चलो ठीक है, चलो बाय।